Hello, welcome. We have with us somebody who is regarded as one of the most dynamic ministers in the Modi government at the time when the Modi Sarkar has just hit the 3-year mark. So we're going to talk to him both about how the government in general is doing and also questions about his particular ministry. And all of you should keep sending in your questions on Twitter, Facebook, other social media. I am going to be taking a lot of questions specifically from social media and throwing it to him. नितिन गडकरी, it's always such a pleasure to talk to you. नितिन जी, तो मोदी सरकार के 3 साल हो गए हैं, आप क्या रिपोर्ट कार्ड देंगे सरकार को? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर कहते थे कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं उतनी समस्या है. इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन. और ये भी सही है कि समस्याओं का स्वरूप भी बहुत अलग अलग प्रकार का है. पर मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक फर्म लीडरशिप विथ विजन एंड कमिटमेंट और जिसके पास एबिलिटी है डिसीजन मेकिंग करने की, ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड कमिटमेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ये बात मोदी जी ने दिखाई है. और उनके नेतृत्व में मैं इतना ही कहूँगा कि पिछले यूपीए सरकार ने जो 10 साल में नहीं किया वो काम हमारे सरकार ने 3 साल में करके दिखाया है. ये बात अलग है कि लोगों की अपेक्षा हमसे बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में इससे भी अच्छा काम करके हम जरूर दिखाएंगे. कभी कभी लगता है कि जो आप लक्ष्य रख रहे हैं, मोदी जी 2022 की बात करते रहते हैं. एक तरह से ऐसे लग रहा है जैसे आपने अपने मन में फैसला कर लिया है कि 2019 का चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे और इसलिए 5 साल का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, 8 साल का लक्ष्य होना चाहिए या 10 साल का लक्ष्य होना चाहिए. देखो, ऐसा मुझे नहीं लगता. पहली बात तो ऐसी है कि ये हमारे 5 साल पूरे होना ये हमारी पहली परीक्षा है और मोदी जी का भी आग्रह यही है कि जो आप कह रहे हैं इस समय वो किसी भी स्थिति में 2018 के पहले पूरा करना है. तो बहुत सी बातें जो है जो हमने कमिट की है, जो डिक्लेयर की है, जो हमारे कार्यक्रम है वो 2018 तक हमको पूरे करने हैं. जो बड़ी बात यह है जो देश की विजन की है और विजन कोई 5 साल में इम्प्लीमेंट नहीं होती और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इज नेक्स्ट इलेक्शन. पर जो विजनरी होता है, जो देश के सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सोचता है, ये थिंक्स फ्रॉम 1 सेंचुरी टू 2nd सेंचुरी. तो मुझे लगता है कभी कभी जब विजन होगी तो मोदी जी की जो विजन है इसलिए वो 2022 की बात करते हैं. पर जाहिर है कि अगर हमें आधा रास्ता पार हुआ है, 3 साल हो गए हैं, 5 साल की तो सरकार है, तो ग्लास में से तो आधा फुल होना चाहिए. अगर आप इस पे असेसमेंट करेंगे तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ें हो गई हैं? कुछ चीज़ें हैं, जीएसटी जैसी चीज़ें हो गई हैं, आपको क्या लगता है क्या काम सफल हो गया है और क्या अभी करना बाकी है और आगे के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे और क्या विजन होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के एक विकास में वहाँ की आर्थिक नीति सबसे बहुत महत्वपूर्ण होती है. मोदी जी ने जो आर्थिक नीति गांव, गरीब, मजदूर, किसान को केंद्र बिंदु मानकर स्वीकार की है उसके परिणाम मिलना शुरू हुए हैं. और इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कोई है आर्थिक भाषा में तो हमारी सरकार जब आई तब हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट ये 13 लाख करोड़ की थी. जब 3 साल हमने पूरे किए तो रेवेन्यू रिसिप्ट 20 लाख करोड़ की हुई है. और नोटबंदी और जीएसटी इसके परिणाम आगे दिखेंगे तो मुझे लगता है 28 लाख से 30 लाख करोड़ तक हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट जाएगी. और इसका मतलब ही हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव आया है. डिजिटल करेंसी आई है, जो हमारी नोटों के लिए जो व्यवहार होता है उसके टोटल सिस्टम बदल गई है. छोटे छोटे जगह पर आप कार्ड आ गए हैं, ऐप्स आ गए हैं, भीम ऐप आ गया है. और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले बैंकों में हमारी सरकार आने के पहले 3.5 करोड़ लोगों के खाते थे. आज बैंकों में 23 करोड़ लोगों के खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी, नोटबंदी, 68,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए. तो ये डेफिनेटली सक्सेसफुल आइटम्स थे जो आपने किए. देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ. मेरे डिपार्टमेंट में पेंशन बांटते हैं हम लोग. केवल हमने जनधन योजना के साथ जोड़ी तो कलकत्ता में 4,000 लोग पेंशन मांगने लगे, गायब हो गए. केवल ई ट्रांसफर के कारण हमने 50,000 करोड़ के लीकेज को खत्म किया है. तो मुझे लगता है शिष्यवृत्ति में, पेंशन्स में, सब्सिडीज में, अलग प्रकार की योजनाओं में तो निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी आई है.
तो इकोनॉमी में तो सफलता काफ़ी मिली है सरकार को, वो बात तो जाहिर है, पर लोग फिर भी सवाल उठाएंगे एक दो इलाकों में, जैसे कि आप रोजगार को देखें, अनएम्प्लॉयमेंट में है, जो जॉब्स क्रिएशन होने की ज़रूरत है वो अभी तक नहीं हो रही है। आप देखेंगे आईटी में ले-ऑफ्स हुए हैं, अन्य इलाकों में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, एक समय देश में सभी सेक्टर आगे जा रहे, ऐसी कभी स्थिति नहीं होती। और मैं स्वीकार करता हूँ कि इस देश में कुछ सेक्टर बहुत प्रॉब्लम में है। विशेष रूप से रियल इस्टेट का जो सेक्टर है, एक समय सबसे फ्लरिश सेक्टर था हमारा, अब बहुत कठिनाई से गुजर रहा है। आईटी सेक्टर में भी आपको पता है कि यूएसए में परिवर्तन होने के बाद उसकी भी कुछ कठिनाइयाँ हैं। तो कुछ सेक्टर, अभी मैं मेरे सेक्टर की बात करता हूँ, सीमेंट और स्टील ये हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में 6 लाख करोड़ के अवार्ड मैंने दिए हैं। अब सीमेंट सेक्टर, जब मैं रोड में सीमेंट यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा, अभी एक बड़े कंपनी के व्यक्ति से मैं मिला, वो कह रहे कि हमारे प्रोडक्शन का 40%, हिंदुस्तान के नंबर 1 नंबर 2 की कंपनी है, 40% सीमेंट केवल आपका NHI हम लास्ट टाइम मार्केट यूज़ हो रहा है। पर जैसे हम 40% हमारा बढ़ा तो रियल एस्टेट का डाउन हुआ है। फिर स्टील सेक्टर में भी वही है कि अभी भी स्टील सेक्टर हम यूज़ भी करने के बाद भी स्टील सेक्टर बीच में बहुत कठिनाई में था, अभी थोड़ा अच्छा है। चाइना से जो इम्पोर्ट है वो कम हुआ है, बंद हुआ है, क्योंकि हमने ड्यूटी बढ़ाई है। तो सेक्टर वाइज मुझे लगता प्रॉब्लम है। दूसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की। हाँ, वहाँ भी काफ़ी समस्या अभी भी देखिए, चल रही है। एक बात मैं आपको बता, हालांकि मॉनसून शायद इस बार अच्छा होगा, आएगा। पर फिर भी एग्रीकल्चर में काफ़ी समस्या है अभी भी। देखिए, इसमें सबसे सक्सेस स्टोरी है मध्य प्रदेश की। उनका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इस साल 23% है, और पिछले 4-5 साल से वो 18%, 19%, 20%, 23% है। इसका कारण उन्होंने इरिगेशन को प्रायोरिटी दी। और हमारे 11 स्टेट ऐसे हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जी, और उड़ीसा, ये यहाँ पानी की समस्या है। तो खास हाँ, तो ये मैं एक ही कहना चाहूँगा, सिंचन, इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन ये हमारी सरकार की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और इसीलिए पहली बार इरिगेशन में हमारी सरकार ने 75,000 करोड़ 5 साल में प्रधानमंत्री सिंचन योजना के लिए दिए हैं, जिससे 50 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सिंचन होगा। वो देश के लिए बहुत फायदा होगा, और जितना सिंचन बढ़ेगा उतना एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा और एग्रीकल्चर इकोनॉमी सुदृढ़ होगी। तो एक तरह से आपकी सरकार ने पिछले 1 साल 1.5 साल में एक खास कोशिश की है कि एक ज़माने में जहां राहुल गांधी सूट बूट की सरकार कहते थे मोदी सरकार को, तो अब आपने ये प्रो पुअर, गरीबों की सरकार के लिए एक खास पहल की है, आपने वो मैसेजिंग भी बनाई है। क्या जो आपको चुनावी नतीजे दिख रहे हैं इस साल उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में, क्या इसी का फल है? देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और नेता राजनीति को सोचते हुए निर्णय तो करता ही है, इसमें नकारना बराबर नहीं होगा। पर मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, हम राजनीति कोई मंत्री बनने के लिए, MLA MP बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और जहाँ तक हम लोग राजनीति में आए वो कुछ कन्विक्शन लेकर आए हैं। हमने देश का एक सपना देखा है। हमारे जो विचारक थे, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन्होंने अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन एक विचार के रूप में हमारे सामने रखा है कि समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो दरिद्र नारायण है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उनको हम भगवान माने और हम उनकी निरंतर सेवा करें। जिस दिन उनके जीवन में सस्टेनेबल जीवन आएगा, सुसह्य जीवन होगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। तो मोदी जी के सोच में गांव, गरीब, मजदूर, किसान को केंद्र बिंदु मानकर इस देश की गरीबी कैसे दूर की जाए, और गरीबी दूर करनी है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, तो इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, पावर निर्माण करनी होगी, ये सब वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आएगी तो इंडस्ट्री आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। पर रोजगार में अभी भी समस्या है, ये आप मानते हैं, और उसको ठीक करना पड़ेगा। सर, ये ही समस्या है, रोजगार की समस्या। बिल्कुल। इस देश की, वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप हमारी समस्या थी। मैं केवल राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। और इस समय देश को ऐसे आर्थिक नीति की जरूरत है जो रोजगार निर्माण वो पिछले 1-2 साल में कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। सर, एक सच्चाई ये है कि इंटरनेशनल ग्लोबल परिस्थिति जो होगी उसके इम्पैक्ट देश पर होते हैं।
पर आजकल तो उतनी खराब स्थिति नहीं है। 2009 में आप मान सकते हैं, 2008 में आप मान सकते हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम था। अब उतना प्रॉब्लम नहीं है और रोजगार का प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। जैसे आप नहीं जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, आर्टिफिशियल मैं इंटेलिजेंस आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग हमारी समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा 18% है जी। चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है। यूरोपियन देशों में 10 से 12% है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे आस्ते मैं विदर्भ से हूँ, नागपुर से। हमारे यहाँ कपास होता है, हमारा कपास कोल्हापुर में जाता है, वहाँ सूत निकलता है। निकला हुआ सूत लुधियाना में जाता है, वहाँ खोजेरी और गारमेंट बनता है, और वहाँ से वो पैक करके JNPT मुंबई जाता है एक्सपोर्ट के लिए। तो आज क्या हुआ कि हमारे टोटल डेवलपमेंट में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कारणों से बढ़ रही है। अब हम लोग जलमार्ग बना रहे हैं। हमारे यहाँ एक ट्रक एक दिन में 225 किलोमीटर चलता है और अमेरिका में एक ट्रक 800 किलोमीटर चलता है। अभी हम 40 टन के ट्रक में माल लाकर लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं और GST के कारण लॉजिस्टिक पार्क सक्सेसफुल होंगे और 10 टन के बजाय 40 टन के ट्रक में माल आएगा। रेलवे को बढ़ा मिलेगा, जलमार्ग को बढ़ाएगा और हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट हमने अगर 4 से 5% भी कम की तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा और उसी से रोजगार भी बढ़ सकता है। दूसरा अगर हम कुछ अन्य, अच्छा एक बात बताइए कि ये भी अच्छा साइन नहीं है कि पहली बार डॉलर की तुलना में रुपए मजबूत हुआ। तो बड़ा है, तो ये दिस इज ए गुड साइन। स्टॉक मार्केट भी बड़ा है, रुपया भी मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, पर एक बात बताता हूँ, अब चाइना विदेशी निवेश बढ़ा है, चाइना कहीं तो भी पीछे जा रहा है।